हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। चलो बताता हूं, आज आपको समझाता हूं रियलिटी। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मैट्रिमोनियल विवाद शुरू होने वाले होते हैं, यानी कि आपको लग रहा होता है कि हाँ भाई मेरे पे केस होने वाला है, आपको धमकियां मिल रही होती हैं या कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो उस समय पे आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, और आपके अधिकतर जो लोगों से प्रश्न होते हैं वो यही होते हैं, सर मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग उपाय लोग करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो कुछ भी है आप लोगों के बीच में, देखो चीज़ें आवेश में आके शुरू होती हैं और जब शुरू हो जाती हैं उसके बाद इनका एंड नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए, कई प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग के सामने रखी। स्टेप बैक का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, और कई बार आदमी बहुत बुरी तरह से इसमें पिस जाता है, फंस जाता है। आज मैं आपको दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कुछ चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा, देखना और एनालाइज करना कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केस नंबर 1 की बात करता हूं। इसमें लड़का दिल्ली का है और उसको अपने केसेज के लिए लगभग 300 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। वाइफ ने 2 केसेज किए। पहला केस डाइवोर्स का अपनी तरफ से किया और सेकंड केस 125 सीआरपीसी का किया। थर्ड 498 का करने की कोशिश करी लेकिन वो हो नहीं पाया। वो किस्मत थी लड़के की, लेकिन 2 केस हो गए। दोनों केस में लड़का बहुत पॉजिटिवली आया और उसको यह लगा कि मैं अभी भी इन मामलों को सॉर्ट आउट कर लूंगा। लेकिन बात वही सारी आ जाती है, ईगो क्लैश होती है, वहां पे हो नहीं पाया और जो वाइफ थी उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं तो कोर्ट से ही सब कुछ करूंगी। अब दोस्तों, लड़के ने 1-2 बार 3 बार ट्राई किया। बाद में जब उसके सेंटीमेंट ज्यादा हर्ट हो गए तो उसको लगा कि ठीक है, अब मुझे भी पैचअप नहीं करना है, मुझे भी फाइट ही करनी है। लड़के की सैलरी 30,000 पर मंथ है ऑलमोस्ट। अब लड़के ने अपनी तरफ से अपने प्लेस में, दिल्ली का लड़का है, दिल्ली में उसने केसेस फाइल कर दिए। उसने टोटल 3 केस लड़की पर फाइल कराए। दोस्तों केस कितने हो गए टोटल? 3 और 2 5, 5 केस हो गए। इसके बाद लड़के ने अपनी तरफ से एक केस लड़की के प्लेस पे और फाइल किया, सेक्शन 11 का। अब दोस्तों कितने केस हो गए? 6 केस। लड़के के ऊपर एक इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ जिसके लिए उसको हाई कोर्ट भी जाना है। अब हाई कोर्ट में भी जाता है तो केस कितने हो गए? 7। अब दोस्तों आप सोचिए, 7 केस चलाने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एडवोकेट्स के थ्रू। सबकी क्वालिटी अलग है, सबकी फी अलग है, लोकेशन के हिसाब से भी फी अलग है, हाई कोर्ट की फी अलग है। अगर आप ये सारा जोड़ने बैठ जाओ तो महीने का उस बंदे का खर्चा कितना बैठ जाएगा। फिर दूसरा ट्रैवलिंग, 300 किलोमीटर दूर जो वो 3 केस की डेट पे आ रहा है, वो ट्रैवलिंग, रहना, खाना, पेट्रोल, वो सब चीजें अलग हैं। तो आप सोचिए, एक 30,000 रुपए में वो मेंटेनेंस पे करेगा, वो अपने इतने सारे केसेज की फी पे करेगा, या वो अपना ट्रैवलिंग का और जो उसका रहने खाने पीने का होता है वो करेगा, या अपना रेंट देगा दिल्ली में, या फिर खाना खाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस स्थिति में होगा। मेरे हिसाब से उसको पैसा मैनेज करके सारी चीजें चलानी पड़ रही होंगी, तब भी मुश्किल से चल रही होंगी, और बंदा इस वक्त लोन में होगा। और ये कब तक चलेंगी कुछ पता नहीं। अनलिमिटेड है भाई, कुछ पता ही नहीं कब तक चलेंगी, कब मामला सेटल होगा। लड़की के लिए भी आसान नहीं होगा। शुरुआत में तो लड़की को लग रहा था मेरी शहर में 2 केस हैं और मेंटेनेंस से मुझे इतना पैसा मिल ही जाएगा कि मैं दोनों केसेस को हैंडल कर लूंगी। लेकिन करंटली अब कितने केस हो गए? 7 केस। 3 केस लड़की के देहरादून में हो गए, तीनों कंप्लेंट केस है, तो जाहिर सी बात है अपने एडवोकेट साहब को पे करना पड़ेगा। 3 केस दिल्ली में हो गए। उन तीनों केस के लिए लड़की को भी उस प्लेस से दिल्ली में जाना पड़ेगा और वहां पे एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, तीनों केसेस को लड़ना पड़ेगा। आप बताइए, 8,000 पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, कि 8,000 रुपए में ये सारी चीजें हो जाएंगी सेटल? 6-6, 7-7 केस लड़की लड़ लेगी? तो लड़की के लिए भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। और हुआ क्या, स्टार्टिंग में ईगो में सारे मामले हुए। वरना शुरू में जब लड़की ने ऐसा किया भी था तो लड़का पैचअप करना चाहता था, चीजों को सुधारना चाहता था। अगर उस समय पे भी दोनों पक्षकार आपस में बैठ के पॉजिटिवली मामले को सुलझा लेते तो आज ये सब नहीं होता। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास ऑप्शन नहीं होता और इस लिटिगेशन के चार्जेस के लिए डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जमीन बेच देंगे, अपना घर बेच देंगे और उसके बाद भी लड़ेंगे, लेकिन मैं लड़ूंगा, आपको झुकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों बात सारी यही है, रिलेशनशिप में झुकना पड़ता है। अगर आप दोनों झुक जाएंगे तो काम चल जाता है, और झुकेगा नहीं वाले फॉर्मूले पे रहते हैं तो फिर काम बिगड़ जाता है। अभी क्या है कि ठीक है, दोनों नहीं झुके, लड़ते रहो। कब तक लड़ोगे आप, कितना समय लड़ोगे, कुछ नहीं पता कहाँ कि आपका सेटलमेंट बनता है कहाँ नहीं। लेकिन इस समय पे दोनों ही पार्टी बहुत बुरी तरह से हैरेस है। सेकंड केस, एक बंदे के ऊपर केस किया गया। कहां किया गया? 1500 किलोमीटर दूर। बंदा मुंबई का है, उसको मुंबई से आना पड़ता है। एक मेंटेनेंस का केस किया गया। उस बंदे की ऑन रिकॉर्ड सैलरी 25,000 आती है ईएमआई काटने के बाद, लेकिन उसको 30,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर कर दिया गया मेंटेनेंस का। 10 महीने पहले लड़की ने केस डाला था, 3 लाख रुपए एरियर हो गया और 30,000 रुपए पर मंथ उसको देना है, और उसको इन हैंड केवल 25,000 रुपए मंथली सैलरी आती है। अब एक और एफआईआर दर्ज कर दी जाती है लड़की के द्वारा 498A की, 1500 किलोमीटर के दूर सेम प्लेस पे, और उसमें पूरे परिवार में 5 लोगों के नाम इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। और
उन्होंने 5 लोगों की बेल ले ली, तो 5 लोगों की बेल में कितना पैसा लगा होगा, और अब 5 लोगों के लिए ट्रायल लड़ना है और उनकी रेगुलर बेल भी लेनी है। हर एक के लिए 2 जमानती लेके आने, यानी 15 लोगों को मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर फ्लाइट से लेके आना, रहना, खाना सब कुछ कराना है। सोचिए कितना पैसा लगेगा। और करंट टाइम पे आप देखिए मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उसमें पैसा दे रहे हैं वो। अपने मुंबई में उन्होंने आरसीआर डाला हुआ है, उसमें पैसा दे रहे हैं वो। उसके बाद अब ये 498 चलेगा, इसमें खर्चा होगा। मेंटेनेंस का जो गलत ऑर्डर हुआ है, 25,000 रुपए सैलरी है, 30,000 का ऑर्डर हो गया, उसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लड़की ने आरसीआर की ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, अगर उसको अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे कितना खर्चा होगा। लगा सकता है आप में से कोई अंदाजा? आप लगाइए अंदाजा, क्या 25,000 रुपए कमाने वाले आदमी के लिए ये सब चीजें पॉसिबल हैं? और घर पे पेरेंट्स भी हैं, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है पैर का, और बहुत सारी और लाइबिलिटीज भी हैं। क्या करेगा आदमी? तो दोस्तों ये है डार्क साइड लिटिगेशन की। डार्क साइड देखनी चाहिए, और जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो भी आप लिटिगेशन में जा रहे हो, स्पेशली अगर कोई ठोस वजह नहीं है, केवल एक दूसरे के खिलाफ आवेश में आकर के, एक दूसरे के खिलाफ नफरत को निकालने के लिए या ईगो में आके आप इन चीजों में जा रहे हो, तो इनकी डार्क साइड ये है, इसको याद रखना। और आज जब आदमी इस परिस्थिति में फंस जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो स्टेप बैक कर ले। स्टेप बैक नहीं कर पाएगा, लड़ना पड़ेगा, चाहे कैसे भी लड़े, कुछ भी लड़े। और वो बंदा, मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये कह रहा था कि सर मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है, मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा मुंबई का। तो अब आप बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ और क्या हो सकता है? और आगे पूरी लाइफ तो खराब हो ही रही है। तो इसलिए समझिए, सोचिए। मैंने जितना भी कुछ आपको बताया, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको रियल केसेस के दिए, इन सब के बेस पे आप समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। और अगर लिटिगेशन में जा भी रहे हैं तो केवल वो काम कीजिए जो कि जरूरी है। अनावश्यक रूप से चीजों को मत फैलाइए, मत बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।